नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश के सबसे बड़े चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का शोर यानी कि प्रचार थम गया है। आखिरी चरण का मतदान 2 दिन बाद 1 जून को होने वाला है। अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकता प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन प्रचार तो होता रहता है। तरीके भी इजाद कर लिए जाते हैं और चुनावी शोर थमने के बजाय, और वो थम तो गया है, लेकिन वो शोर की जो गूंज है वो सियासी घमासान में भी तब्दील होती दिखाई दे रही है। और उसके पीछे वजह क्या है? वजह है प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में लीन हो गए हैं। 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद भगवती अम्मन मंदिर में उन्होंने पूजा की, जिसकी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद रॉक मेमोरियल पर, यह स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, वहां पर पहुंच गए। और अब 1 जून तक, 1 जून को 57 सीटों पर आखिरी चरण जो है, 7वां चरण, उसका मतदान होने वाला है। इसमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 8 सीटें बिहार की हैं और 9 सीटें पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल का जब जिक्र कर रहा हूं तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, वो तो पश्चिम बंगाल से आते थे। तो क्या बंगाल की तरफ निगाहें भी हैं प्रधानमंत्री मोदी की? जब वो आध्यात्म की खोज में निकले हैं, वो ध्यान लगा रहे होंगे। विपक्ष इस बात पर हमलावर है। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? वो बोल रहे हैं ध्यान करेंगे। क्या कोई कैमरे लगाकर ध्यान करता है? वो हर बार यही करते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चले जाते हैं कैमरा लगाकर ध्यान करने के लिए। तो कैमरे तो आप पर भी लगे रहते हैं। इसकी पलट तस्वीर भी साथ साथ में आपको देता रहूंगा। ऐसा थोड़ा है कि ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, उन पर कैमरे नहीं सधे हुए होंगे, या वो बयान जो देंगे उस बयान का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, या टीवी पर उसे दिखाया नहीं जाएगा। और अब तो टीवी की भी बाध्यता खत्म हो गई है, सोशल मीडिया है, वो और बड़ा एक माध्यम बन गया है प्रचार और प्रसार का। तो ये किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल भी हो रहा है क्या साथ साथ? अखिलेश यादव कह रहे हैं, सुना है कि जहां हमारे स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया था, वहां पर हमारे प्रधानमंत्री भी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसकी जरूरत तो 5-7 साल पहले थी, जब आपको देश के लिए काम करना था। अब 10 साल के बाद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है, जहां जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लान, यह शब्द भी इस्तेमाल किया है विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान लगाने को लेकर। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2019 इन चुनावों में भी केदारनाथ भी गए थे, सातारा में शिवाजी को श्रद्धांजलि दी थी। बहुत से लोग बोले कि महाराष्ट्र में इससे ताकत बढ़ गई। 2019 में वो केदारनाथ भी पहुंचे कि भाई इसके चलते बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मिल गया, 303 सीटें मिली। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये कि क्या इस बात का संज्ञान लिया जाना चाहिए, या प्रचार प्रसार के अलग अलग तरीके हैं और जो जिन तरीकों का इस्तेमाल करना चाह रहा है वो तो किया जाएगा। ग्रे एरियाज भी हैं क्या इसमें? बहुत से लोग कह सकते हैं आस्था तो निजी होती है, तो फिर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं? ये अपने आप में कई अहम सवाल हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार 3 महबूबाओं, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से चुनाव हार रहे हैं। कन्याकुमारी फोटो खिंचवाने, मार्केटिंग करने जा रहे हैं। 4 जून के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और वो खटाखट, फटाफट, ठकाठक, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी कहती है कि खटाखट
4 जून के बाद इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह गिरता दिखाई देगा। खटाखट विदेश जाने के टिकट कटाए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा खटाखट। ये तमाम बातें हो रही हैं। 1 जून जो 7वें चरण के मतदान का दिन है, उस दिन इंडिया गठबंधन ने एक बैठक भी बुलाई है। ममता बनर्जी तो नहीं जा रही कि रेमल तूफान आया, महाचक्रवात आया और वहां पोलिंग हो रही है। कोलकाता के आसपास के इलाकों में वोटिंग होगी 9 सीटों पर, तो मैं प्रचार करूं या मीटिंग में जाऊं? मीटिंग से भी तो आप एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बीच चुनाव में थोड़ा लगा विपक्ष को, जो अटकता झटकता लटकता दिखाई दे रहा था, ध्वस्त दिखाई दे रहा था चुनाव से पहले, कि भाई हम सरकार बना सकते हैं। तो 1 जून को आप भी पेशबंदी करते दिखाई देंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आया है कि 4 जून को नतीजे आएंगे, सरकार हमारी बनेगी। अब तो वो 350 का आंकड़ा कह रहे हैं। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि हाँ 400 सीटें जाएंगी, 150 सीटें आने वाली हैं बीजेपी की। तो हम महज 48 घंटे में अपना प्रधानमंत्री भी तय कर लेंगे। पर जनता जनार्दन, आप इस लोकतंत्र सबसे बड़े मेले, इस जश्न के भगवान, प्रचार और प्रसार के इन तरीकों को आप किस तरह से आंकते हैं? यह अपने आप में अहम सवाल होने वाला है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, प्रधानमंत्री का ध्यान क्यों मचा सियासी घमासान और बहुमत की लड़ाई कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग पर आई कि हमारे पास तो है, हम तय कर लेंगे। तो चर्चा में आज मेरे साथ देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, 4 आज स्टूडियो में हैं। मनोज राजन त्रिपाठी, सबसे युवा चेहरे से शुरुआत करता हूं परिचय की। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभय दुबे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। तीनों ने हरा रंग पहन रखा है आज। सावन के हरे तो नहीं हो गए हैं, सावन के अंधे तो नहीं हो गए हैं कि सब कुछ बल्कि हरा हरा दिख रहा है। रंग दूसरा पहना हुआ है एक और वरिष्ठ पत्रकार, आपका अखबार नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, प्रदीप जी। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, 50 साल से ज्यादा से चुनावों को ट्रैक कर रहे हैं। अब प्रदीप जी ये कह सकते हैं लगभग उतने ही सालों से मैं भी ट्रैक कर रहा हूं। सीधी बात करने वाले प्रभु चावला भी हमारे साथ हैं। और प्रभु, सीधा सवाल आज ये है, प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं, ये अप्रत्यक्ष प्रचार हो रहा है या बात का बतंगड़ बना रहा है विपक्ष? ये सियासी घमासान जो हो रहा है ध्यान पर, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, प्रचार तो है ही ना। ये तो सवाल है कि उस दिन इलेक्शन है, अगर इलेक्शन के बाद जाते तो प्रचार नहीं था। और मजे की बात ये, विवेकानंद का जुड़ाव जो है बंगाल से ज्यादा, ये आपको पता ही है। विवेकानंद जो है बंगाल के ज्यादा माने जाते हैं, बंगाली थे वो, इसलिए 8 सीटों का चुनाव वहाँ पर 9 सीटों का है वहाँ तो सारा दिन हम लोग टीवी पर दिखाएंगे तो विवेक 9 सीटों का चुनाव हो रहा है। तो एक तरह से प्रचार का माध्यम तो है कि वहाँ पर बैठ करके सारे टीवी चैनल प्रचार दिखाने के बजाय मोदी जी को दिखाएंगे। और मोदी जी को आप इस बात का क्रेडिट जरूर देंगे कि चुनाव की जब रणनीति बनती है, हाँ, वो एक आइडिया बैंक है। विश्व में ऐसा आइडिया बैंक कोई नहीं है जो चुनाव को किस डेट पे क्या करना है वो पहले से तय होता है। सब 1 जून को पता, 1 जून हर चीज, हाँ 1 जून को ही करना है उनको उसका। 1 जून को कहाँ हो रहा है चुनाव? बंगाल में। विवेकानंद जी का वहाँ पर क्या कनेक्शन है? बंगाल से है। तो एक आप आध्यात्मिक विषय से जोड़ रहे हैं अपने आप को, एक व्यक्ति से जोड़ रहे हैं जो वहाँ का आइकन माना जाता है, तो उसका पॉलिटिकल एडवांटेज ना, कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर कोई भी। वो एक और इसमें ग्रे एरिया भी है क्या? ये प्रभु चुनाव से देखेंगे जो आदर्श आचार संहिता लगती है जी, उसमें भाई आप प्रत्यक्ष प्रचार तो अब नहीं कर सकते। उस चुनावी शोर पर तो रोक लग गई है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय कुछ एरियाज ग्रे भी होते हैं, उस ग्रे एरिया का फायदा भी उठाते दिख रहे हैं क्या प्रधानमंत्री? ये उनकी रणनीति है। नहीं, फायदा सवाल उन्होंने अनाउंस किया है, कवर तो आप कर रहे हैं ना, दूरदर्शन कवर करके तो न्यूज़ है। हाँ। प्रधानमंत्री कहीं भी बैठे हैं जाकर के, आप उनका फायदा, मैं जो कह रहा हूँ स्ट्रैटेजीज कितनी बड़ी है कि वो वहाँ पर बैठे हैं, उनको पता है सब चैनल जितने हैं जाकर के कवर करेंगे आप। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर कहीं धोनी रमाकर राहुल गांधी बैठ जाते, अखिलेश यादव बैठ जाते, कैमरा तो वहां भी लगते।
नहीं, आप दिखाते नहीं उतना। हाँ। वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री की अपना एक स्टेटस है कंट्री के अंदर। हाँ। और प्रधानमंत्री के उसके, आप अगर अखिलेश यादव कहीं भी बैठे जाए, राहुल गांधी कहीं भी जाएं, तो आपने ये बड़ी बात की, प्रधानमंत्री जानते हैं कि कहाँ पर मीडिया उनको, कहाँ पर हेडलाइन मिलेगी, कहाँ पर सुर्खियाँ मिलेगी। और जितने भी इंटरव्यू होते हैं, कितने आपको लगता है कि एकदम ऐसा लगता है जैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब पता नहीं कैमरे टीवी चैनल के जाते कि नहीं जाते, मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता ये। हाँ। पर वहाँ पर जिस तरह से कैमरे लगाए गए हैं, जिस तरह से कटआउट बनाए जाते हैं, हाँ। जिस तरह से OTC कराए जाते हैं, ऐसा लगता है बड़ा प्रोफेशनल एजेंसी वहां जाकर काम कर रही है। हाँ। तो उनको लगता है कि एक आप कहते हैं स्पॉट होता है, जैसे पहले सेल्फी पॉइंट होता था कभी जमाने, मोदी जी ने प्रचार किया होता सेल्फी का। हाँ। और विवेकानंद चट्टान के ऊपर कोई प्रधानमंत्री जाकर के बैठा जी, अपने आप में एक फोटो ऑप है। हाँ। फोटो ऑप तो आपके लिए न्यूज़ भी बनती है और उनके लिए प्रचार भी होता है, और उनकी ये भी एक इमेज बनती है कि वो एक कभी भी चुनाव के बाद हर अच्छी जगह पर जाते हैं जहां वो ध्यानाकर्षण करते हैं, उनकी इमेज ऐसी है, हर मंदिर में जाते हैं। तो ये एक प्रचार को, अपने आप को एक स्पिरिचुअल मैसेज जोड़ देना उसके साथ, पॉलिटिकल के साथ स्पिरिचुअल मैसेज भी जोड़ करके वोटों की संख्या को बढ़ाना। कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में, इसका असर होगा वेस्ट बंगाल के अंदर जो सीटों पर हो रही हैं, और सारी की सारी वेस्ट बंगाल की सीटों पर जो जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर बीजेपी हार चुकी है। तो आप कैसे उसको बदल सकते हैं? तो ये बड़े सोच समझ के मोदी जी ने जो प्लान किया वहां नहीं, चुनाव आयोग है, अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है आदर्श आचार संहिता का, तो चुनाव आयोग है उसका संज्ञान लेने के लिए। नहीं, उल्लंघन क्या हो रहा है? वो बोल ही नहीं कुछ रहे, तो आप दिखा रहे हैं, तो उसमें उल्लंघन क्या है? उल्लंघन क्या है? तो उनके जो स्ट्रेटजी बड़ी मास्टर स्ट्रोक जिसको आप कहते हैं बाहरी, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जहां पर आप लोग दिखाने जाएंगे। अगर आप मीडिया वाले नहीं दिखाते, कई बार होता है कि मीडिया को अगर लगे कि ये ECI का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, आप एक बार दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री जी बैठ गए, उसके बाद आप भूल जाइए। तो उनका क्या कसूर है उसके अंदर? आप अगर दिखाना चाहते हैं, 300 चैनल वहां पर रोज दिखाते रहेंगे, तो इसमें से ECI क्या कर लेगी भाई? आप प्राइवेट चैनल हैं, सरकार की चैनल नहीं है, सरकार की मशीनरी कोई नहीं है, सिवाय वहां पर 2000 ECI क्यों नहीं कर सकता? नहीं प्रभु, वहां पर पुलिस ना, इतना साधारण नहीं होता है। ECI की गाइडलाइंस हैं कि भाई 1 जून 5 बजे से पहले अगर हम एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। एग्जिट पोल क्या होता है? हर चरण के बाद ही जब आप मतदान केंद्र से बाहर आ रहे हैं तो आपके मन की थाह ली जाती है। तो 6 चरणों के तो आंकड़े सारे टीवी चैनल्स के जो भी सोफोलॉजिस्ट हैं वो पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं। पर वहां पर अगर रोक लगाई है इसी ने, तो हम 1 जून से पहले नहीं दिखा सकते। संदीप, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट आप लोग नहीं दिखाते ना। एग्जिट पैनल आपको इंस्ट्रक्शन है कि नहीं दिखा सकते, आपको ये इंस्ट्रक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर के फोटो नहीं दिखा सकते आप। हाँ, ये तो फैसला आपने करना है। वायलेशन कौन कर रहा है? अगर वायलेशन ECI कोड ऑफ कंडक्ट का हो रहा है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है मीडिया को कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन, प्राइम मिनिस्टर कहीं बैठे हों, आप उसका चित्र नहीं दिखाएं, बोल तो नहीं रहे कि मेरे को वोट दीजिए। हाँ, तो मैं जब कह रहा हूँ कि वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए, ये बात सच है, परंतु वायलेशन कहीं टेक्निकल सेंस में कोई भी वायलेशन उसका नहीं है, क्योंकि हम लोग यही तो क्या यही खेल है और यही अपने आप में फिर आपको चुनावी एक बात पूरी कर लूं, और दूसरी बात, मैंने एक पूरी बात पर, और जो फीड मिलने वाली है वो आपको कॉमन फीड मिलेगी, ये भी आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो इसलिए आप ये मतलब कॉमन फीड ही नहीं, वायलेट कर रहा है। हर चैनल के रिपोर्टर्स भी अंदर मंदिर में जा रहे हैं, तो बहुत सारे सब चैनलों में होड़ लगी हुई है, वो तो एक्सक्लूसिव होने की। लेकिन इसका थोड़ा सा मैं परिप्रेक्ष्य भी बता दूं दर्शकों को। दरअसल स्वामी विवेकानंद का यहां से कन्याकुमारी से क्या कनेक्शन है? 3 दिन प्रधानमंत्री आज से ध्यान लगाएंगे और 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने 24, 25 और 26 दिसंबर 1892 3 दिन यहां पर ध्यान लगाया था और यहीं पर भारत माता की विजन भी देखी, और यह जगह ध्यान मंडपम के नाम से मशहूर भी हो गई। और पौराणिक जो मान्यता है, तो देवी कन्याकुमारी ने भी यहां तप किया था। तो क्लेवर स्ट्रैटेजी तो है प्रदीप जी। और विपक्ष का हाल क्या? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है इस मामले को लेकर, या वो जो सवाल उठा रहे हैं वो जायज दिखते हैं आपको? नहीं, प्रभु चावला जी ने जो बात कही उसको, और एक बात मैं याद दिलाऊं आपको, यशवंत ने 4-5 दिन पहले कही थी। उस दोनों बातों को मिलाकर देखना होगा। यशवंत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, तमिलनाडु का जिक्र हो रहा था कि वो चुनाव प्रचार तो लोकसभा के लिए कर रहे हैं, लेकिन नज़र उनकी विधानसभा चुनाव पर है।
तो तमिलनाडु जाने का एक उद्देश्य ये भी है। तो ये आध्यात्मिक यात्रा कम चुनावी यात्रा ज्यादा है। प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं, वो राजनेता है, उसके पीछे राजनीति ना हो ये मानना बिल्कुल सरासर गलत होगा। लेकिन इसके उनके दो उद्देश्य हैं। देखिए, एक केवल वो जो तात्कालिक लाभ के लिए सब कुछ नहीं करते, उनकी नज़र में उनका जो विजन है उसमें दीर्घकालिक लक्ष्य भी होते हैं। जो प्रभु जी ने बात कही आध्यात्मिकता की, वो दरअसल लोगों के मन में सनातन धर्म की आध्यात्मिकता की जो ताकत है उसको जगाना चाहते हैं और चेतन में उनके भरना चाहते हैं। जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने प्रतीक हैं उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता था ज़्यादातर जगहों पर किया है। ये चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे विवेकानंद रॉक जाना हो, ये उसकी पर कोशिश इसमें क्या प्रदीप जी एक फर्क करने की भी यहाँ जरूरत होती है। जैसा अभी प्रभु कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आज की तारीख में वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो बतौर प्रधानमंत्री ये चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के एक सांसद, उनके सबसे कद्दावर करिश्माई नेता के रूप में वो प्रचार कर रहे हैं ना। ये फर्क हमें करना होगा। और जब आपने कहा कि सनातन धर्म की वो एक पैरवी करते भी दिखाई देते हैं, तो क्या हम ये भूल जाएं कि हम असल में एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और उस देश के वो प्रधानमंत्री भी? नहीं, धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दें या अपने धर्म के बारे में बोलना छोड़ दें या उसके प्रति आस्था निजी भी होती है। आस्था निजी भी होती है, सार्वजनिक भी होती है, और हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा होती है। आस्था के इतना सार्वजनिक प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि किसी और मजहब या धर्म में होता है। तो इसलिए ये दोनों हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बने हैं ये उस जमाने के हैं जब प्रिंट मीडिया था केवल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आने के बाद उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया लूप होल का, इसे आप मान सकते हैं कि लूप होल है। ये प्रचार कर रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों श्रेणी में आएगा। हाँ। कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में दिखाया जा रहा है, देश भर में दिखाया जाएगा, उसका इंपैक्ट होगा, ये मानना चाहिए। तो इसलिए प्रचार भी हो रहा है। मीडिया विजुअल अपॉर्चुनिटी है, हम बिल्कुल। और विजुअल अपॉर्चुनिटी, विजुअल जो है वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है शब्दों से। तो ये जो दिखेगा 3 दिन तक लगातार। अब देखिए, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, इस पर हम सवाल उठा सकते हैं कि ये चुनाव प्रचार है कि नहीं, लेकिन विपक्ष के नेताओं को इस लूप होल का इस्तेमाल करने से कौन रोक रहा है? और ऐसा भी नहीं है कि सरप्राइज एलिमेंट है। 2014 में तो चलिए सरप्राइज था। हाँ। कि आप जो है ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे। हाँ। लेकिन आपने 2014 देखा, 2019 देखा, तो इस बार आप पहले से प्लान कर सकते थे। ये भी हो सकता था कि इंडिया जो ब्लॉक है उसके कुछ नेता, चुनिंदा नेता इस तरह का आयोजन ये फिर वो ग्रे एरिया में आ जाता है कि कोई कहे कि भाई मेरे को ये चतुराई नहीं करनी है, तो फिर आप ऐतराज मत कीजिए। नहीं, ऐतराज करूंगा, पर मैं ये चतुराई नहीं करूंगा। 1 तारीख को जब मतदान होना है तब आप बैठक बुला रहे हैं। हाँ। उसका क्या मकसद है? ये प्रचार ही तो है। उस बैठक की ठोकी जा रही है, उसमें कवरेज होगी, उसमें जो बयान दिए जाएंगे वो दिखाए जाएंगे, उसका भी इंपैक्ट चुनाव पर पड़ेगा। तो दोनों तरफ से अलग अलग रणनीति पर काम हो रहा है। अलग अलग रणनीति है, उसमें कैमरे भी वो आ जाते हैं। अब प्रभु ने कहा कि लाइव फीड आ रही है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, सब निजी चैनल के तमाम रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, उनके कैमरे भी लगे हुए हैं, पर आस्था कैमरों में भी कैद हो रही है। इस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है विपक्ष। देखिए भाई, कैमरे का जमाना है। देखिए, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, हम लोग उनको देख नहीं पाते और भूल जाते हैं। हमें पता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी ने इस बात पर गंभीर चिंतन किया कि मीडिया स्पेस कैसे कैप्चर किया जाए, और इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए, कई विधियां अपनाई गई। शुरू के 14, 15, 16 में, 17 में शुरू में वो विधियां इतनी काम नहीं आई। उसके बाद में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कई बैठकें हुई, उन्होंने एक दस्तावेज जारी किया। उस दस्तावेज में ये एक विधि निकाली गई कि किस तरह मीडिया को समझाया जाए कि आपको नो नेगेटिव न्यूज़ देनी है देश को। एक खुशनुमा कहानी लगातार सुनाई जाती रहनी है। देश का सबसे बड़ा अखबार है, वो तो एक सोमवार के दिन उसने घोषित कर दिया है नो नेगेटिव न्यूज, नो नेगेटिव अखबार है। हाँ, ये सब गुड न्यूज, गुड न्यूज, वो सब उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की नाम हो गए हैं चैनलों के। रणनीति से निकला है। तो मीडिया स्पेस प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से
सुनियोजित तरीके से कैप्चर किया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उनके अपने कैमरे भी हैं और प्राइवेट चैनलों के कैमरे मतलब भी मैं बड़ी भी जा रहे सरल हैं। भाषा में कहूं, जो वो हमें सिखाया जाता था पत्रकारिता को लेकर, आज भी कहने को सिखाया जाता है कि भाई अ डॉग बाइटिंग अ मैन, एक कुत्ता आदमी को काट ले तो कोई खबर नहीं है, पर आदमी अ मैन बाइटिंग अ डॉग, अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर है। अभी- पर आजकल खबर ये हो रही है मैं डॉग बाइटिंग अ मैन। मैं एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ दूं जो मैंने कहा है। हाँ। प्रधानमंत्री की पिछले 4-5 साल से एक और कोशिश चल रही है, उसके पीछे भी एक नियोजन है, वो अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व को पेश करना। इतना शायद ही दुनिया में इतना बड़ा कोई नेता हो जिसने इतने ज्यादा मंदिरों का उद्घाटन किया हो, इतनी प्राण अबू धाबी तक कराए हैं, प्राण प्रतिष्ठा कल्की धाम कराए हैं, पता नहीं क्या उसकी पूरी एक लिस्ट है। लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, तो you उनके can't उद्घाटन deny कर him रहे हैं। that. राजनेता हैं, हाँ। आध्यात्मिक शख्सियत नहीं है। शंकराचार्य को यह मौका नहीं है प्राप्त, मतलब तो प्रधानमंत्री आध्यात्म और राजनीति का घालमेल कर रहे हैं हाँ, वो। वो नहीं, वो अच्छा वो चलते चलते यहां तक आ गया है कि मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, सीधे सीधे अपने आप को ईश्वर से भी जोड़ दिया है उन्होंने। मतलब एक अवतारी पुरुष के रूप में भी लोगों को पेश कर रहे हैं। उनके तमाम सारे कार्यकर्ता और बड़े बड़े पदाधिकारी साफ तौर पे कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार हैं, वो ईश्वर का अवतार हैं। विष्णु का अवतार चंपत राय ने कहा है, रिकॉर्ड आपके यहाँ चैनल पे दिखाया गया है। साक्षी महाराज ने उनको ईश्वर का अवतार कहा है। संबित पात्रा ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ उनके भक्त तो हैं, जुबान मोदी थोड़ी के भक्त फिसल हैं। गई, जुबान नहीं पर ठीक है, ठीक है, मैं फिसल बता रहा हूं सकती कि वो इकोसिस्टम क्या है जिसके अंदर इस तरह की बातें की जाती हैं और लोगों के तो मुंह उस से। और प्रधानमंत्री इकोसिस्टम को मोदी ने भेद क्यों नहीं पाता है विपक्ष? मैं ही कह रहा हूं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इन बातों पे आपत्ति नहीं की। उन्होंने, वरना कोई आदमी, मेरी अगर कोई भगवान से तुलना करे मैं तो कहूंगा बहुत ही वाहियात बात है भाई, ये बंद कीजिए आप। मोदी ने कभी नहीं कहा, मोदी के प्रशंसकों ने भी नहीं कहा, भाजपा के किसी नेता ने नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि ये वाहियात बातें हैं, इनको बंद किया जाना चाहिए। 2 चुनाव एक व्यक्ति ने जीते हैं, उसकी आप भगवान से तो उनको भगवान बता रहे हैं उसको आप, कभी नहीं कहा गया। बाद में मोदी ने खुद ही कह दिया है कि वो भगवान के ही आदेश पे भगवान उनका हाथ पकड़ के सारे काम करवा रहा है। विपक्ष को तो ये कौन पूरा रोक रहा है? सिलसिला जो है। प्रदीप सिंह सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को कौन रोक रहा है? विपक्ष इसका उपहास कर रहा है ना लगातार। ये जो प्रधानमंत्री अपना भगवानीकरण कर रहे हैं, ईश्वरीकरण कर रहे हैं, विपक्ष नहीं, लगातार अपना उसका उपहास हिंदूकरण कर रहा है। कांग्रेस भी तो करती दिखाई दी, हिंदूकरण- सोमनाथ यात्रा नहीं। पर जाते दिखाई दोनों दिए, बातों में अपना बहुत जनेऊ फर्क है भी संदीप। दिखाई रहे थे। हिंदूकरण करना, अपने आप को धार्मिक बताना, अपने आप को ब्राह्मण बताना या जनेऊ दिखाना या तिलक दिखाना, ये अलग अलग बात है। और अपने आप को ईश्वर बताना, ये बिल्कुल अलग बात है भाई। ये 2 अलग अलग बात है, इन दोनों में फर्क करके हमें देखना चाहिए। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हम लोग अन्याय करेंगे और प्रधानमंत्री की जो रणनीति है उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ये पहली बार पर दुनिया के पैमाने पे हो रहा है कि एक अगर व्यक्ति अपने आप को बीजेपी भगवान की बता रहा है है। तो विपक्ष की भी तो है विनोद। 1 जून को बैठक बुला रहे हैं वो, भाई 1 जून को तो वहां पर चुनाव हो रहे होंगे, अपना चुनाव देखिए बिल्कुल ठीक जा रहा है कि नहीं। सिर्फ बंगाल की बात नहीं है भाई, 8 सीटें बिहार में भी हैं, 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पर आपको थोड़ी सी एक गंध मिल रही है कि भाई कड़ी टक्कर हम दे सकते हैं। 13 में से 2 ही सीट जीत पाया था वो गठबंधन जिसमें साइकिल का साथी हाथी था और दोनों बीएसपी को गई थी। तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अब यहां डिग्री का फर्क हो रहा है क्या? 1 जून को बैठक कितने बजे है? बैठक शाम को है, तो शाम को तो 5 बजे चुनाव हो चुके होंगे ना। तो उस चुनाव से क्या मतलब है उसका? क्योंकि विपक्ष चाहता है कि चुनाव के बाद 1-1 घंटे का वो इस्तेमाल करे, वो मौका वो चूकना नहीं चाहता कि अब 2 तारीख को बैठक बुलाएंगे तो जो तय होगा उसके लिए 1 दिन कम पड़ेगा, 4 को नतीजे आ जाएंगे। तो केजरीवाल भी वापस तो जेल जाना पड़ेगा। वापस जेल जाना पड़ेगा। तो बैठक बुलाना एक राजनीतिक कार्यवाही है। बैठक चुनाव के बीच में भी बुलाई जा सकती थी, चुनाव के बाद भी बुलाई जा रही है, वो एक राजनीतिक कार्यवाही है। प्रधानमंत्री जो जा रहे हैं, देखिए जो प्रभु ने कहा, तकनीकी तौर पर उनके जाने में कोई एतराज नहीं हो वो सकता। केदारनाथ भी गए थे वो ना कहीं भी 2019 में। कोई भी कहीं जाए उस पर चुनाव आयोग क्या तो आपत्ति इतना करेगा तिल भाई? का ताड़ क्यों बना रहा है विपक्ष? नहीं। ये खिसियाहट है, घबराहट है। विपक्ष, देखिए विपक्ष तिल का ताड़ नहीं बना रहा। जो अभी अभय जी ने कहा, विपक्ष उनके इस मूव की आलोचना इसलिए कर रहा है कि इस मूव को सियासी मूव बता सके। जो आध्यात्मिक छवि की बात की जा रही है उसके बजाय एक विपक्ष ये साबित करने में लगा है कि ये चुनावी बात उनका जो मूव है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री आपने 3-4 मौके गिनाए थे, 2014, 2019 और एक आप भूल गए। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे थे तो बांग्लादेश में मथुआ मंदिर गए थे प्रधानमंत्री जी, और पूरा दिन वो मथुआ मंदिर की उनकी तस्वीर चली थी और बंगाल में पोलिंग हो रही थी उस दिन एक चरण में। वो भी
इसी तरह का था। बंगाल के चुनाव के समय उन्होंने बिल्कुल अपना जो पूरा गेटअप था दाढ़ी वाला, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा था, वो कहा जाता था ये। तो प्रधानमंत्री इन ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो और जो जनता अभय के जी कह रहे विवेक पर हैं क्या भरोसा कि नहीं मीडिया है? जी, विपक्ष को जनता के विवेक पर भरोसा नहीं है। आप अपनी बात कह रहे हैं, हर एक आदमी का अपनी बात कहने का अंदाज होता है। कुछ एंकर्स हैं चीखते चिल्लाएंगे, उछलते कूदते फिरेंगे, कोई हल्के धीमे अंदाज से बोलता है। विपक्ष को प्रधानमंत्री के हर काम पर उंगली उठाने का उसकी जिम्मेदारी भी है, उसका कर्तव्य भी है और उसका अधिकार भी है, और उसकी आप लाड मान लो किसी जो भी आप विशेषण जोड़ना चाहो। हाँ। वरना भी विपक्ष कहेगा भाई, जो देखिए प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी जाने के विवेकानंद राव के बैठने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। कोई वो वहां जाके पर इसमें जो प्रभु ने मीडिया पर भी सवाल उठाए, कितनी कारपेट 24/7 कवरेज होती है अगले 48-60 घंटों के बीच, वो भी देखने वाली बात होगी। नहीं, निश्चित रूप से भाई असर जो पड़ने वाली बात है। अगर मीडिया कवरेज ना हो तो फिर काहे की आपत्ति? फिर ठीक है, प्रधानमंत्री जी वहां बैठे हैं या लोक कल्याण मार्ग के अपने घर में बैठे हैं या कहीं भी जाएं। नहीं, लेकिन केदारनाथ मीडिया में भी ये कवरेज सवाल उठे थे कि अंदर गुफा में कैमरे कहां से लग गए। भाई देखिए, ये सवाल तो उठेंगे कि, लेकिन जो अभी अभय दुबे जी ने कहा कि मीडिया स्पेस लेने का उनका एक तरीका है, और वो केंद्र अभी नहीं, गुजरात के जमाने से इस बात, तब उतना चूंकि लाइमलाइट में नहीं थी, क्योंकि गुजरात तक सीमित था उनका मीडिया स्पेस। लेकिन आप 2013 याद करिए, 2013 में 15 अगस्त को लाल किले पर मनमोहन सिंह झंडा फहरा रहे थे, और नरेंद्र मोदी जी कहां झंडा फहरा रहे थे? राजकोट के कॉलेज में, पैरेलल उसी समय। मतलब कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक प्रधानमंत्री के समानांतर ध्वजारोहण नहीं किया है, लेकिन मोदी जी ने किया 2013 में, और सारे मीडिया ने पैरेलल दिखाया। हाफ स्क्रीन में मनमोहन सिंह का भाषण चल रहा था और हाफ स्क्रीन में मोदी जी का चल रहा था। तो ये भी हुआ है। तो उस समय से वो मीडिया स्पेस लेना, इसमें जो अभी तक एक पहलू जो हमने छुआ मनोज, वो ये कि भाई स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल से आते थे, तो वहां पर अभी 9 सीटों पर चुनाव बाकी है। 9 की 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी, और उनमें से सिर्फ एक सीट 1 लाख के कम अंतर पर जीती थी, 53,000 से दमदम की। बाकी सब लाख, 2 लाख, 3 लाख का मार्जिन था। पर हम दरअसल अधूरी तस्वीर पर ही चर्चा कर रहे हैं क्या? हम क्यों भूल जाते हैं कि 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 8 बिहार की हैं, और स्वामी विवेकानंद क्या सिर्फ सीमित हैं पश्चिम बंगाल तक? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो उस प्रदेश से आता हूं जहां पे शायद बीजेपी जिस आस्था का इस्तेमाल करती है, जिस पर सियासत करती आई है, वो राम मंदिर ही उत्तर प्रदेश में है। और आस्था जब भी, चाहे केदारनाथ की हो या इस समय विवेकानंद उसकी स्टोन की हो, वहाँ पर जिस तरीके से आस्था का इस्तेमाल हो रहा है, उससे तो साफ तौर पर ये नज़र आता है कि अगर इसके लिए जनता ही उनसे मैसेज लेती है, और मैसेज देने वाले तो संदीप हम हैं। हम अगर कवरेज नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मैं उस प्रदेश से आया हूं जहां पर जो हाथी थे वो कवर करा दिए गए थे उत्तर प्रदेश में, मायावती पर चुनाव के दौरान, कि उन्होंने अंबेडकर पार्क में हाथी लगाए थे। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां पर ईद और बकरीद के दौरान मुख्यमंत्री या उस समय की सत्ता पार्टी जब भी होती थी वो जरूर जाती थी। अगर हम योगी आदित्यनाथ पर ध्यान देंगे तो उनका तो पहनावा ही ऐसा है कि वो हर वक्त आपको यही नजर आएंगे कि वो आस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, फिर तो पहनावे पर भी सवाल हो, पहनावे पर भी सवाल होगा। तो अगर किसी के पहनावे पर सवाल हो सकता है, चौराहों पे लगे हाथी पर भी सवाल हो सकता है, सड़क पर चलती साइकिल पर भी सवाल हो सकता है, तो फिर इस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन किसी ने कवरेज के लिए बुलाया नहीं है। लेकिन विपक्ष पर कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट स्ट्रोक लॉजिक नहीं है क्या? 1 तारीख के बाद कर लेते, ध्यान लगाना है तो। ये भी पूछ रहा है विपक्ष। तो 1 तारीख के दौरान अगर वो कर रहे हो तो हमेशा ही चुनाव के दौरान करते हैं। लेकिन हम कवरेज तो उसकी हम ही कर रहे हैं ना। कवरेज तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि 5 बजे के बाद मीटिंग है, लेकिन मीटिंग तो 1 तारीख की है। मीटिंग 1 तारीख की। अब एक दिलचस्प बात बता दूं। अब इसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रचार किस वानगी में ये आता है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अभी क्या ट्वीट हुआ है, एक्स पर, मतलब आसान भाषा में कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव का फाइनल सर्वे। 1 तारीख तक आप एग्जिट पोल नहीं दे सकते। फाइनल सर्वे उन्होंने जारी कर दिया है। कांग्रेस गठबंधन 332 सीटें +- 5। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल
बीजेपी गठबंधन 196 ±5, क्षेत्रीय दल अन्य 21 ±5, आखिरी लाइन 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है। ला रही है। हाँ, वही है, हर आदमी की अपनी कन्वीनियंस है, उस कन्वीनियंस के हिसाब से चल रहा है वो। हाँ। और ये होता है। हाँ। और उत्तर प्रदेश मतलब पॉलिटिकल मैप को अगर देखें इंडिया के, तो मैं आस्था का सबसे बड़ा प्रदेश अगर किसी को मानता हूं तो उत्तर प्रदेश को मानता तो ये सिर्फ बंगाल पर नजरें निगाहें नहीं गाड़ी जा रही हैं। दरअसल 13 सीटें उत्तर प्रदेश की भी तो हैं, और उसमें गोरखपुर बनारस दोनों आती हैं। प्रधानमंत्री वहां से उम्मीदवार हैं। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनका गढ़ है, और वहां पर वो चाहेंगे कि मतलब जबरदस्त बहुमत वो लेकर आए। उन्होंने बड़ी पिक्चर दिखा दी है। हाँ। वो वहां पहुंच गए था कि बंगाल प्रभावित हो। हाँ। अगर काशी विश्वनाथ में ही दर्शन कर रहे होते और वहीं जाके धूनी रमा देते, हाँ। तो ये होता कि बनारस को और उत्तर प्रदेश की और हाँ पूरा पूर्वांचल प्लस भोजपुर बेल्ट की जितनी 21 सीटें बिहार तक जाती हैं, उन सब वाया तो वहां तक पूरा प्रभावित होता। प्रभु, अब जो मैंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से, एक्स के हैंडल से जो उन्होंने अपना आंकड़ा दे दिया, और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और जयराम रमेश ने उसमें जो बाकी बात जोड़ भी दी कि हमारी सरकार आ रही है 4 जून को, और 48 घंटे में हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी सिलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दरअसल तो ये ताल ठोकी जा रही है ना, मतदाता को बताया जा रहा है अब की बार हमारी सरकार, वो एनडीए हो या इंडिया हो, बड़ी पिक्चर तो ये उभर कर आ रही है। नहीं, बिल्कुल संदीप, जो आप कह रहे थे, तो मध्य प्रदेश का ये सारी आखिरी दिन है चुनाव का, जैसे फर्स्ट को आपको मनोबल बना करके रखना उस तक कि कार्यकर्ताओं को बताना है कि हमारे कुछ सीटें मिल रही हैं। अगर कांग्रेस को देखें या इंडिया अलायंस को देखें, तो जब पहला चरण शुरू हुआ था तब वो 300 की भी बात भी नहीं करते थे। हाँ। वो 350 पे आ गए हैं, 400 पर आ गए हैं, और बीजेपी लोग पहले 400 पे शुरू किए, बीच में हट गए, फिर 400 पर आ गए हैं। तो ये नंबर की लड़ाई चल रही है आप, ये मनोवैज्ञानिक बैटल जिसे कहते हैं, बैटल ऑफ विट्स भी हो रहा है, बैटल ऑफ आप कह रहे हैं नर्व्स भी हो रहा है। उसके अंदर कौन जीतेगा, ये बाकी 57 सीटों पर चुनाव डिसाइड नहीं होगा, चुनाव तो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी। किसकी मेजोरिटी आनी है, किसकी आनी, ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और अमित शाह जी ने तो पहले कह दिया हमारी 310 से पहले छठे से पहले आ गई थी, छठे से ही आ गई थी। हाँ। तो ये प्रचार का जो माध्यम है, ये केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए और टीवी डिस्कशन में हमारे को हेडलाइन देने के लिए। मैं अब आपके तजुर्बे का थोड़ा सा इस्तेमाल, करते रहे। कुछ लोग कहेंगे बेजा इस्तेमाल भी करना मैं चाहूंगा। इतना लंबा जो तजुर्बा है, देखिए अलग अलग राजनीतिक दल कि भाई बीजेपी ऐसा कर रही है जी, ग्रे एरिया का इस्तेमाल है, टेक्निकली कोई गलत नहीं है, प्रधानमंत्री की आस्था है, वो अपनी आस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ बोलने तो जा नहीं रहे, वो तो ध्यान लगाए बैठेंगे। अब मीडिया कितनी कवरेज करता है वो मीडिया की जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं जी देखिए कैमरा क्यों लगाए जा रहे हैं और ये तो प्रभावित किया जा रहा है। सवाल आ जाता है जनता जनार्दन का, हमारी जनता, इस जनतंत्र के भगवान आम आदमी, क्या वो इतना नादान है, इतना मासूम है कि ऑप्टिक्स में ही बह जाता है? सवाल यहां भी आएगा ना। ये ऑप्टिक्स का असर तो होता है, इतने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑप्टिक्स का सवाल तो होता है। मैं देखो जी 1967 से 15 चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 17 में से मैंने कवर किए हैं या देखे हैं। 67 में तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, कार्यकर्ता था उस वक्त, मैंने दरिया भी बिछाई हैं, पोस्टर भी लगाए हैं। पर जिस तरह का चुनाव आज आ रहा है, क्योंकि इतना मीडिया है, इतना ऑप्टिक्स है, जिसके अंदर आप साइकोलॉजिकल कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर को, ऑप्टिक्स के माध्यम से ही हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है। तो इस बार ये कि माइंड गेम्स जो चल रहे हैं, माइंड गेम को जीतने के लिए किस तरह के, तो ये माइंड गेम है और कोई भी कहीं पे भी हल्की सी भी गुंजाइश कोई नहीं छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री अपने तरीके से ध्यान लगाकर अब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वोटर का, और इस पर सवाल उठाकर विपक्ष अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, दोनों तरफ से दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है। मेरा मानना है कि ये जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये वर्तमान के साथ साथ उनकी नज़र भविष्य पर भी है। केवल वर्तमान को प्रभावित करने के लिए नहीं है, उनकी भविष्य की जो योजना है, खासतौर से तमिलनाडु की बात करें या फिर जो है दक्षिण में अपनी पार्टी के प्रसार की बात करें, उस पर भी नज़र है। उस पर भी नजर है, पर धर्म और राजनीति का घालमेल भी हो रहा है क्या? अब है
तो ये थोड़ा सा डेंजरस ग्राउंड भी है देखिए, क्या? डेंजरस ये आज हम देख रहे हैं, तो बहुत पुरानी कहानी है धर्म और राजनीति का घालमेल। 90 से ही, जब से राम जन्मभूमि आंदोलन चला है, तब से ही लगातार धर्म और राजनीति का घालमेल हो रहा है। पंजाब में अकाली दल हमेशा धर्म और राजनीति का घालमेल करता रहा है, हिंदुस्तान में हमेशा शुरू से ही होता रहा है। ये एक अलग बात है। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मेरा मानना है ये एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाओं का भी खेल है, इसके ऊपर भी ध्यान हम लोगों को नहीं हटाना चाहिए। वो पार्टी से ऊपर, संविधान से ऊपर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ऊपर, लोकतंत्र से ऊपर, वो सीधे सीधे भगवान है। बिल्कुल ये कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीत गए तो उनके मंदिर बनेंगे और खुद ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने जाएंगे। ये आप देख लीजिए, यही होगा। मैं अभी बता रहा हूं आपको, आप बॉन्ड रख के ले लीजिए। बिल्कुल मुझे लगता है ओवरसेट कर रहे हैं क्या अभय दुबे? एक मिनट, ठीक है, वो आपकी राय है। मुझे लगता है जिनको भगवान कहा जा रहा है वो इस समय भक्त बन के बैठे हुए हैं। हाँ। और तपस्या तो भक्ति ही करता है। हाँ। भगवान तो तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या तो भगवान की जाती है। हाँ। मुझे लगता है थोड़ी सी अति तो है इसमें। भक्त तपस्या कर रहा है और भगवान तो दरअसल एक ही दिन के लिए सही जनता जनार्दन आम आदमी होता है। ये भगवान किसको आशीर्वाद देता दिखेगा फिर? देखिए, भगवान जो है वो निरपेक्ष है। हाँ। ईश्वर अगर किसी के साथ हो जाए तो फिर ईश्वर का आएगा वो। हाँ। तो ईश्वर तो सत्य के साथ रहेगा, सत्य का साथ देगा। अब सत्य किसके साथ है ये पता चलेगा भविष्य में। लेकिन एक बात जरूर है कि भगवान वो होता है जिसको जनता भगवान माने या लोग माने। मैं कह दूं कि मैं भगवान हूं, इससे मैं भगवान नहीं बन जाऊंगा, या मेरे 4 मानने वाले या 4 दोस्त कह दे कि विनोद अग्निहोत्री भगवान है, तो भगवान में नहीं बन जाता। भगवान वही होता है। राम अगर भगवान बने तो राम को जब लोगों ने माना, कृष्ण को माना, बुद्ध को माना, ईसा और मोहम्मद को पैगंबर माना गया, तब वो बने। खाली और कभी भी जो भगवान स्वयं नहीं कहता मैं भगवान हूं। हाँ। कृष्ण ने जरूर जब वो विराट स्वरूप दिखाया है अर्जुन को, तब कहा है कि मैं पर इस देश में देखिए मूर्ति पूजा के साथ साथ व्यक्ति पूजा भी होती दिखी है, और ये कोई सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। करिश्माई नेतृत्व, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, एक समय में राजीव गांधी कुछ समय के लिए, या अटल बिहारी वाजपेयी, लार्जर देन लाइफ इमेजेस होती हैं। दक्षिण में हम तमिलनाडु का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर MGR, या आंध्रा में NTR, ये भी चलता आया है। ऐसा हम कह दें कि नया एक अध्याय भारतीय राजनीति में जुड़ गया, ऐसा भी नहीं है। पर असल भगवान अगर जनतंत्र का कोई है तो वो आप हैं, और फैसला तो आप लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान और शुरू हो गया है चुनावी घमासान भी इस पर। अशोक वत्स हैं, कुशीनगर वासी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष उन पर धर्म को लेकर हमला करे। ये दरअसल बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रणनीति है। उसमें क्या विपक्ष ट्रैप हो रहा है, या जनता जनार्दन सब कुछ समझ रही है, और जनतंत्र का भगवान क्या फैसला देगा, ये हमें दरअसल 4 को ही पता लगेगा। आज इतना ही, नमस्कार।